अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पहुंच गए थे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तक। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो कि हम पहले ही डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो विद इन अ 12 मंथ यानी एक साल के अंदर जिनको अचीव करते हैं हम। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो 1 या 2 साल से ज़्यादा, 2 साल से ज़्यादा, 3 साल, 5 साल या 10 साल के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए डेवलप करती है पॉलिसीज और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए डेवलप करती है स्ट्रेटजीज। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द फर्म सक्सेस। वो कौन से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं जिनकी एश्योरेंस करनी पड़ती है फ्यूचर में सक्सेस के लिए। उसके अंदर सबसे पहले प्रोवाइड डायरेक्शन। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के जरिए हम अपनी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एग्रीगेट डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में फ्यूचर में बढ़ना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में फ्यूचर में अचीवमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमें फैसिलिटेट करते हैं एलुस्ट्रेट करने में। सेकंड, एड इन इवैल्यूएशन। एड इन इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि हम जो मुख्तलिफ जब टेंसेस या मुख्तलिफ स्टेजेस पर हमें ज़रूरत पड़ती है इवैल्यूएशन करने की कि जो कुछ भी हमने प्लान किया था अकॉर्डिंग टू प्लान उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और हमारा प्लान हमारे प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट है या नहीं है। तो जो हमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ टाइम में जो हमारी इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इसमें सपोर्ट फराहम करता है। थर्ड है क्रिएट सिनर्जी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है सबसे अहम चीज़ होती है हाउ टू क्रिएट अ सिनर्जी, यानी हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है कलेक्टिव एफर्ट्स मांगते हैं। कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पर अचीव नहीं कर सकती। और जब तक ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हार्मोनी नहीं क्रिएट होगी उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती। रिवील प्रायोरिटीज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम डेवलप करते हैं हिरार्की ऑफ प्रायोरिटीज, यानी हम तय करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तमाम ऑब्जेक्टिव ऑल ऑफ सडन अचीव नहीं कर सकती। इसको हमें सीक्वेंस में लाना होता है कि सबसे प्राइमरी कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, सेकेंडरी कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, फर्स्ट स्टेज पे हमें क्या अचीव करना है, सेकेंड स्टेज पे हमें क्या अचीव करना है, थर्ड स्टेज पे हमें क्या अचीव करना है। तो जब हम अपने ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटाइज करते हैं यानी हम तरजीह देते हैं, रैंकिंग करते हैं कि किन्हें पहले किन्हें बाद में, तो ये हमारे लिए परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने में एक बैलेंस क्रिएट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है फोकस कोऑर्डिनेशन। आपको बेसिक तौर पे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एक वर्ड है कम्युनिकेशन और एक वर्ड है कोऑर्डिनेशन। अगर हम फोकस करें कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन? वेरी सिंपल। Communication means sharing ideas, knowledge, information between two or among several persons is called communication. Coordination किसे कहते हैं? Coordination कहते हैं कि जब आपके और हमारी गोल सेम हो, आपके और हमारे ऑब्जेक्टिव सेम हो और उन ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए हम कलेक्टिव एफर्ट्स करें। तो जब हमारे ऑब्जेक्टिव सेम हो तो अब जो हम शेयरिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज कर रहे हैं ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में मोर देन 5, 10, 20, 30 पीपल एंगेज होते हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस के अंदर, और इनकी परफॉर्मेंस में जो अहम सपोर्टिव ग्राउंड रोल प्ले कर रही होती है वो होती है इनकी कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हूँ कि कोऑर्डिनेशन हमें सिक्योरिटी फराम करती है फ्रॉम डुप्लीकेशन एंड ओवरलैपिंग। परफॉर्मेंस के अंदर ये दो बड़ी खतरनाक चीज़ है, या तो हम एक ही काम को 2 बार कर लेते हैं या किसी काम को एक बार भी नहीं करते।
जब हम मिलकर कोई सब काम कर रहे होते तो वहाँ पे ये खतरा बहुत ज़्यादा होता है कि या तो डुप्लीकेशन हो जाएगी या ओवरलैपिंग हो जाएगी। जब हम कोऑर्डिनेशन करते हैं तो हम इन प्रॉब्लम से बचते हैं और हमारे जो है रिसोर्सेज वेस्ट होने से बच जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की जो एसेंशियल इंश्योरिंग द फर्म सक्सेस, इसके पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज में पहले आपको बता चुका हूँ व्हाट स्ट्रेटजीज आर। स्ट्रेटजीज कहते हैं वो रोड मैप, वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम आइडियल वे में अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करते हैं, वो हमारी कहलाती हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज को यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली डिफाइन करें, मीन्स बाय विच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड, यानी वो मीन्स वो तरीक़ाकार जिसके ज़रिए हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, वो हमारी कहलाती हैं स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें एग्जांपल, ज्योग्राफिकल, नॉर्मली जनरली बिजनेस के अंदर जो है एक कॉमन जो स्ट्रेटजीज यूटिलाइज हो रही होती हैं, उनको हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, कोई बिजनेस को इनिशियल मीडियम लेवल पे स्टार्ट करता है लेकिन वो चाहता है फ्यूचर में वो लार्ज बिजनेस हो जाए, तो वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी हमने बिजनेस को एक शहर से शुरू किया था, 2 शहर में लेके गए और फिर हम उसको पूरे मुल्क में फैला चुके, तो ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ये स्ट्रेटजी कहलाती है। डाइवर्सिफिकेशन, हम अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को इन्हेंस करना चाहते हैं, ये हमारी बुनियादी स्ट्रेटजी होती है। एक्विजिशन, हम अपने बिजनेस के अंदर आपने मर्जर एंड एक्विजिशन जो है बिजनेस कम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि जब हम मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ फर्म को कंबाइन करके जो एक अपनी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्रिएट करते हैं, तो ये भी स्ट्रेटजी होती है जिसे एक्विजिशन कहते हैं। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हम किसी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं। ये जो इनोवेटिव फर्म होती हैं जो कंटिन्यूसली इंगेज हैं इनोवेशंस के अंदर, इनके यहाँ जो मेन स्ट्रेटजी होती है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वो एक नई प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, इन द मेन टाइम उनकी सेकंड प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट हो जाता है। यही वजह है कि वो प्रोडक्ट मार्केट में मेच्योरिटी तक पहुंचती ही है कि वो अपनी अनदर इनोवेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर है मार्केट पेनिट्रेशन, कि हम कम्पिटिटिव मार्केट में कैसे पेनिट्रेट करेंगे, कैसे मार्केट कैप्चर करेंगे। फिर है रिट्रेचमेंट एंड डाइवर्स्चर्स। तो ये वो कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं जो बिजनेस के अंदर हम यूज करते हैं अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद सैम्पल स्ट्रेटजीज, टेबल 1 हम इसको जरा आगे जाके फोकस करेंगे। एनुअल ऑब्जेक्टिव, एनुअल ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि या तो हम इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कहते हैं या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो एनुअल ऑब्जेक्टिव इज अ नेम ऑफ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है एनुअल ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म माइलस्टोन दैट फर्म मस्ट अचीव टू रीच लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। देखिए हिरार्की है, मैंने आपको बताया था सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में होता है विजन, जो डिटरमाइन करता है क्या कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपकी डायरेक्शन। उससे जो उसके बाद जो सेकंड उससे थोड़ा लिटिल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है मिशन, कंपैरेटिवली विजन। फिर उसके बाद आती है गोल, उसके बाद आते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। और इस तरह हम शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तक पहुंचते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो हम अपनी गोल तक पहुंचते हैं, और जब गोल को अचीव करते हैं तो हम अपने मिशन तक पहुंचते हैं। और विजन की खास कैरेक्टरिस्टिक है ये अनअचीवेबल होता है, ये एंडलेस होता है। चाहे ऑर्गेनाइजेशन 50 साल 100 साल 150 साल तक वर्क करती रहे, विजन इज गोइंग ऑन। जितना आप आगे बढ़ेंगे विजन भी आगे बढ़ता रहेगा। तो हम जो है इनिशियली फर्स्ट स्टेज में जो सबसे पहले अचीव करने की कोशिश करते हैं वो कोशिश करते हैं अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव यानी एनुअल ऑब्जेक्टिव। इस तरह हम अपनी स्टेप बाय स्टेप परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद पॉलिसीज,
पॉलिसीज को मैं शायद पहले डिफाइन कर चुका होगा, मीन्स बाय विच एनुअल ऑब्जेक्टिव विल बी अचीव्ड। पॉलिसीज कहते हैं उस गाइडलाइन को, पॉलिसी कहते हैं उन प्रिंसिपल, पॉलिसीज कहते हैं उन तरीक़ेकार को जिसकी बुनियाद पर हम अपने एनुअली ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। याद रहे मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था, पॉलिसी का ताल्लुक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से यानी एनुअल ऑब्जेक्टिव से, स्ट्रेटजीज का ताल्लुक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल से। तो हम पॉलिसीज डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। पॉलिसीज की एग्जांपल अगर बात करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे एक बड़ी कॉमन पॉलिसी है, जब आप एडमिशन लेने आए थे, देखो हर पॉलिसी इस बात को इलस्ट्रेट करती है कि उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव मौजूद है। तो आपको एक पॉलिसी बताई गई होगी कि वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज लेस देन 45% है उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी की कौन सी पॉलिसी है, एडमिशन पॉलिसी। इस एडमिशन पॉलिसी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस एडमिशन पॉलिसी के पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम जो हमारी फैकल्टी कॉम्पिटेंसी रखती है वो मोर देन 45% वाले स्टूडेंट को तो पॉलिश कर सकती है, डेवलप कर सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा वीक स्टूडेंट को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी एडमिशन, इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ पॉलिसीज होती हैं जो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। अब उसके बाद हम देखेंगे कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। ज़रा ये मॉडल देख लें, ये असल में इलस्ट्रेट कर रहा है हमारे पूरे कोर्स को जो हमें पढ़ना चाहिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। इस मॉडल के अंदर सबसे पहले है हमारे पास पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन का जो हम कर रहे हैं, उसके बाद आएगा पहला स्टेप डेवलप विजन एंड मिशन स्टेटमेंट, जो कि इस बुक के चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थर्ड आता है परफॉर्म एक्सटर्नल ऑडिट, कि हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल ऑडिट के जरिए किस तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैलकुलेट करती है, वो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे। परफॉर्म इंटरनल ऑडिट, एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एनवायरनमेंट को किस तरीके से डिज़ाइन, कंट्रोल और मॉनिटर करती है, वो चैप्टर नंबर 4 है। इस्टेब्लिश लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर नंबर 5 में हम पढ़ते हैं। उसके बाद स्टेप आता है जनरेट, इवेल्युएट, सेलेक्ट स्ट्रेटजीज, कि जब हम अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को एग्जीक्यूट कर, स्ट्रेटेजिक प्लान को डेवलप कर रहे होते हैं, तो हम उस वक्त मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज का एक पूल बनाते हैं और फिर उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे लिए आइडियल होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट इश्यूज, फिर हम देखते हैं कि इस बनाई गई स्ट्रेटजीज पे इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा। फिर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट 8 चैप्टर में इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इश्यूज, कि जब हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें रोल फाइनेंस का क्या है, इसमें रोल मार्केटिंग का क्या है, इसमें अकाउंटिंग का क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्या है और MIS का क्या है। उसके बाद आता है मेजर द इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, जो चुके चैप्टर नंबर 9 में हम फोकस करेंगे, कि फिर लास्ट में हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो किस हद तक हमें बेनिफिट फराहम कर रही हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस भी है और ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल भी कहलाता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं। बेटा वो लोग स्टूडेंट जो नॉइस क्रिएट कर रहे हैं वो काइंडली अपना माइक को ऑफ कर लें, मैं आपको टाइम दूंगा तो आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, डायनेमिक एंड कंटिन्यूस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो डायनेमिक और नॉन स्टॉप चलता है, यानी ये ख़त्म नहीं होता, इसमें अमेंडमेंट होती है, इसमें इंक्रीमेंट होता है। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस जारी रहती है हमारे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल जारी सारी रहता है, इसमें कभी ब्रेक नहीं आता। सेकंड, मोर इनफॉर्मल इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, मोर फॉर्मल इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है और इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये बैकबोन होता है।
Next, strategic management communication is the key to success strategic management. आपने कम्युनिकेशन का कोर्स डिटेल में पढ़ा होगा, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ी होगी। यहाँ पे उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि देखो किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव, ये 1 या 2 या 3 हो सकते हैं, और उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं 3, 4 या 5,000 एम्प्लॉयज। तो वो स्ट्रेटेजिक प्लान जिसको कोई बना 1 या 2 लोग रहे हैं और उस पर इम्प्लीमेंट हजारों लोग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान की डेवलपमेंट से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक जो अहम रोल होता है वो फ्लोज ऑफ कम्युनिकेशंस का होता है। जितनी परफेक्ट कम्युनिकेशन का टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप फ्लो होगा, उतने सही तरीके से हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, और जितनी पुअर कम्युनिकेशन होगी उतना ही हमारी स्ट्रेटेजिक प्लान होगा कुछ और इम्प्लीमेंट होगा कुछ और, यानी हम लॉस की तरफ जाएंगे। तो हम इसमें जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ये तमाम फॉर्मल इनफॉर्मल जो आप कम्युनिकेशन के कोर्स में डिटेल में पढ़ चुके होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या क्या है वो हम यहाँ पर फोकस करेंगे। देखिए पहला बेनिफिट क्या है, इनहेंस कम्युनिकेशन। जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान करते हैं तो उसका सबसे पहला फायदा होता है हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है किसकी, कम्युनिकेशन की, और हम कम्युनिकेशन चैनल फॉर्मल वे में डेवलप करते हैं। इनके अंदर हम डायलॉग्स करते हैं, इसके अंदर हम पार्टिसिपेशन रखते हैं हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की। जहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूट या डेवलप की जाती है वहाँ कम्युनिकेशन के स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ये एडवांटेज है। सेकेंड, डीपर इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का लेवल ओवरऑल मैनेजमेंट में बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होती है टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर व्यू। हम दूसरों के व्यू समझने की कोशिश करते हैं, और व्हाट द फर्म इज डूइंग, प्लानिंग एंड व्हाई। और हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में हर कोई फोकस कर रहा होता है कि कंपनी क्या प्लान कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, और कंपनी क्यों कर रही है। जितना ज़्यादा फोकस करेंगे हर कोई मैनेजमेंट के लेवल पर, उतना ज़्यादा उनकी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स मैनेजमेंट बढ़ती चली जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का जरिया। नेक्स्ट, ग्रेटर कमिटमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में जो मेन रोल होता है वो होता है हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेवल। अगर मैनेजमेंट के हर हायरार्की में लोग कमिटेड है, कमिटेड लोग किससे कहते हैं, जो प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल किससे कहते हैं, जो वो कहते हैं वो ही करते हैं। अनफॉर्चुनेटली फेलियर फ्लॉप लोग वो होते हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और है, यानी इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होता है और उनकी सोच और उनका प्लान कुछ और होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मोटिवेट करता है किस तरफ, टूवर्ड्स कमिटमेंट, कि लोग कहते हैं जी हम नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट ईयर में ये करेंगे, तो वो फिर वो हर हाल में करने की कोशिश करते हैं। टू अचीव ऑब्जेक्टिव, अचीव ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट की कमिटमेंट हम अचीव करेंगे। टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज, हम स्ट्रेटजी पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। टू वर्क हार्ड, हम स्ट्रगल करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे। तो जब ये कमिटमेंट शामिल हो जाती है तो हमारी परफॉर्मेंस की सक्सेस होने की श्योरिटी बढ़ जाती है। फिर नेक्स्ट है द रिजल्ट, ऑल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज ऑन अ मिशन टू हेल्प द फर्म सक्सेस। रिजल्ट क्या आता है ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, कि जितने भी मैनेजमेंट में शामिल हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में एम्प्लॉइज होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में, मिशन को अचीव करने के लिए, ताकि हम सक्सेसफुली ऑब्जेक्टिव गोल्स एंड मिशन तक पहुंच जाए। तो ये इम्पोर्टेंस है, बेनिफिट है किसके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। नेक्स्ट उसके बाद बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हम बात करेंगे नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। दो बेनिफिट होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, एक ग्रुप है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल, दूसरा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट की अगर बात करें तो सबसे पहले है इनहेंस अवेयरनेस ऑफ थ्रेट्स। देखिए थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स अगर अननोन है तो इसका मतलब आपकी तबाही श्योर है, लेकिन अगर थ्रेट्स नोन है तो उसका मकसद है आपकी तबाही 50-50% है।
यानी 50% पॉसिबिलिटीज है कि थ्रेड्स आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, 50% पॉसिबिलिटीज है कि आप उसका मुकाबला कर लेंगे और बच जाएंगे। तो थ्रेड्स को पहले से जानना, उस थ्रेड से पहले से निपटने के लिए, फाइट करने के लिए तैयारी करना, जितनी ज़्यादा हम प्रिपरेशन करेंगे उतनी थ्रेड्स की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट के ज़रिए, ख़ासतौर पर एक्सटर्नल ऑडिट के ज़रिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो थ्रेड्स लेवल को, और इस तरह हम थ्रेड्स को फेस करने के काबिल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट है इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपिटिटर स्ट्रेटजीज। जाहिर है जहाँ भी हम बिजनेस कर रहे हैं वहाँ सीवियर कंपटीशन है, और जहाँ कंपटीशन है वहाँ कंपिटिटर्स हैं, जहाँ कंपिटिटर्स हैं वहाँ उनकी स्ट्रेटजीज हैं। तो हमें अपने कंपिटिटर्स की सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज को अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है, और उन स्ट्रेटजीज को फोकस करते हुए हम अपनी यूनिक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती है। ये बगैर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। थर्ड बेनिफिट है इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो भी हम इनपुट करते हैं उससे जो आउटपुट हासिल करते हैं, लेस इनपुट मोर आउटपुट इज प्रोडक्टिविटी। जितना इनपुट कम होता जाएगा और आउटपुट बढ़ता जाएगा उतनी प्रोडक्टिविटी की परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये डिज़ायर होती है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी? जब हर लेवल पे हर एम्प्लॉई अपनी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट भी करे और इफेक्टिव भी करे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने का एक स्टेयर, एक जरिया, एक रास्ता होता है। नेक्स्ट, रिड्यूस रेजिस्टेंस टू चेंज। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट द चेंज। हम अपने ओवरऑल मैनेजमेंट के तमाम लेवल पर सबको एग्री करते हैं किस चीज़ के लिए, कि जो कल था वो आज डेफिनेटली नहीं है, और इसका मतलब जो आज है वो कल नहीं होगा। तो वो मेंटली तौर पर रेडी रहते हैं कि फ्यूचर में आने वाले चेंज को एक्सेप्ट भी करना है, फ्यूचर में आने वाले चेंज को अप्लाई भी करना है। तो वो रेजिस्टेंस टू चेंज खत्म करने का जरिया बनता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के जरिए एक बेहतरीन मोटिवेशन फैक्टर डेवलप होता है जब क्लैरिटी होती है टूवर्ड्स परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड रिलेशनशिप में, कि किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन आपसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रही है और किस लेवल पे आपको परफॉर्मेंस, आपको एक्सेप्टेंस लेवल पे ले जानी है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन आपको बेहतर रिवॉर्ड दे सके। तो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग वर्क कर रहे होते हैं उनका बुनियादी मकसद होता है बेनिफिट हासिल करना, रिवॉर्ड हासिल करना, और वो अपने रिवॉर्ड के अचीवमेंट के लिए बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम बात क्लियर है। अब हमारा जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है व्हाई सम फर्म डोंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के इतने ज़्यादा बेनिफिट, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करती। तो वो क्या रीज़न है जो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करते? इसके अंदर सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब उन्हें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की नॉलेज ही नहीं है तो वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लान कर सकें। तो ये एक बुनियादी वजह होती है जो लोग स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करते। सेकंड, पुअर रिवार्ड स्ट्रक्चर। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर रिवार्ड सिस्टम पुअर होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट सही नहीं दिए जा रहे होते, वहाँ पर देखा गया कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। यही वजह है कि वो ज़्यादा रिवार्ड सिस्टम की तरफ जाने नहीं चाहते, डरते ऐसा। बहुत जी। थर्ड है हमारे पास फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग वो तरीका कार है जिसके अंदर लोग शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं और कहते हैं बस शॉर्ट टर्म प्लान की बुनियाद पर हम अपने बेनिफिट, अपनी सक्सेस और अपनी गोल को अचीव कर लेंगे। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान पसंद नहीं करते, और स्ट्रेटेजिक प्लान का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म प्लान है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक रीज़न होता है कि लोग स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करते, वो है वेस्ट ऑफ टाइम। वो समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है
और इतना ज़्यादा टाइम अगर हम एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन पे करें तो शायद ये ज़्यादा फेवरेबल हो, जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। तो वो लोग इस वजह से स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं करते। एक और रीज़न होता है स्मॉल लेवल पे बिजनेसेस जो स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं कर पाते, क्योंकि ये समझते हैं टू एक्सपेंसिव। और ये रियलिटी भी है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है एक्सपेंसिव तरीक़ाकार है, और जिनके स्मॉल रेवेन्यू जनरेट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है वो अक्सर इसको अफोर्ड या मैनेज नहीं कर पाती। उसके बाद नेक्स्ट है लेजीनेस। वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लेजी होती है और वो कहती है कि जो हम ऑलरेडी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं यही काफ़ी है, तो वो फर्दर इम्प्रूवमेंट के बारे में नहीं सोचते। ये भी एक वजह है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को ना फॉलो करने की। उसके बाद एक और रीज़न होता है कंटेंट विद सक्सेस। कंटेंट विद सक्सेस में मुतमईन है, वो समझना है जो हमारी कामयाबी है बस ये आखिरी कामयाबी है, जबकि कोई भी सक्सेस आखिरी सक्सेस नहीं होती। अगर आप सक्सेस अचीव कर रहे हैं 20%, तो आपको 40% करनी चाहिए, सोचना चाहिए। 40% कर रहे हैं तो आपको 80% के बारे में सोचना चाहिए। जितना आप सक्सेस से मुतमईन होंगे उतना फ्यूचर में सक्सेस की पॉसिबिलिटीज कम होंगी। आमतौर पे स्मॉल बिजनेस और मीडियम बिजनेस की सोचते हैं कि जो सक्सेस है यही काफ़ी है, तो उन्हें ज़रूरत नहीं महसूस होती स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो करने की। फिर फेयर ऑफ फेलियर्स। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर जो एक और चैलेंजिंग पोजीशन होती है वो ये होती है कि अगर आपने अपनी चैलेंजिंग गोल को अचीव नहीं किया तो आप जो है आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी ओवरऑल इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर डिक्लेरेशन होगी, और ये फेलियर हमारे लिए एम्बेरसमेंट का सबब बनेगा। तो कहते हैं इससे बेहतर है कि इस एम्बेरसमेंट से बचा जाए और हम स्ट्रेटेजिक प्लान ना करें। ये भी एक रीज़न है स्ट्रेटेजिक प्लान ना करने का। नेक्स्ट एक और रीज़न है ओवर कॉन्फिडेंस। वो मैनेजमेंट जो कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होती है, वो समझती है, वो एक खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद हम बग़ैर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के वो तमाम बेनिफिट हासिल कर रहे हैं जो शायद हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से हासिल करते। ये भी एक रीज़न बनता है उनकी रॉन्ग स्टेटमेंट का, और वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दूर रहते हैं। फिर उसके बाद एक और रीज़न है प्रियर बैड एक्सपीरियंस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो माजी में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो कर चुकी होती हैं और उन्हें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्राइसिस नज़र आए होते हैं, तो वो इन बैड एक्सपीरियंस की बुनियाद पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दूर हो जाती हैं और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करती। फिर उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट का इंटरेस्ट टूवर्ड्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत रेयर, बहुत पुअर, बहुत कम है, तो वो लोग भी दूर रहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से, क्योंकि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है फेयर ऑफ द अननोन। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अननोन से बहुत ज़्यादा फेयर होती है। देखो अननोन क्या है, जो आज हम जानते हैं वो नोन है, और जो हम नहीं जानते वो अननोन है। अननोन मीन्स आपको कंटिन्यूसली स्टडी नॉलेज इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करना है। और ये हमारे ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि लोग एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्टेज पर पहुंचकर ये समझते हैं कि अब उन्हें लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, और वो उनके अंदर एक कैफियत क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं फेयर ऑफ अननोन। वो कहते हैं अब नई चीज़ को सीखना पड़ेगा, ज़हमत होगी। ये भी वो एक आइडियोलॉजी है जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दूर रखती है। फिर उसके बाद एक और रीज़न है हॉनेस्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जैसे आपके फेस सेम नहीं है वैसे आपकी ओपिनियन भी सेम नहीं होती, और ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दूर रहने का सबब होते हैं। सस्पिशंस, ये भी एक रीज़न है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से दूर रहने का कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सस्पिशन कंडीशन होती है तो वहाँ पे भी जो लोगों के बिहेवियर होते हैं वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते। तो आज का भी सेक्शन का जो टाइम है बेटा, ये यहाँ तक हम तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे 45 मिनट्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी क्लास को स्टॉप करता हूँ।